हेलो नमस्ते भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। और एक नई सीरीज मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर चला दी है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कि कर ही रहे होंगे अगर आपने वीडियो ओपन की है, तो आप लोगों के लिए मैंने मैथ्स के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर दी है। और डेली टोटल मैं आपको डेली एक एक प्रैक्टिस सेट दूंगा और टोटल 50 सेट दूंगा ऐसे। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 20 से 25 सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। हर एक सवाल में एक नया कंसेप्ट होगा। नए लगभग कंप्लीट मैथ से सारे के सारे सवाल मैंने लिए हैं। तो आपकी ये समझो कि पेपर से पहले पहले 1000 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी इस एग्जाम के लिए। और ये 1000 सवाल टॉप मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, या तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ग्रुप डी में पूछे गए हैं, आरपीएफ में पूछे गए हैं, यानी कि रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक, उन सभी में जिस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं उन्हीं के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट आपके मैं तैयार कर रहा हूं। तो टोटल ऐसे हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर 50 सेट आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। और पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, वीडियो को सभी के साथ में शेयर भी करना। ठीक है जी, चलो क्लास को शुरू करते हैं। देखो ये है हमारा पहला सवाल और इजी सवाल है, एज रिलेटेड सवाल है। सवाल दिखा देता हूं मैं एक बार आप लोगों को। ये देखो, ये रेस का सवाल है और ये जो है कुछ रेसों का ही सवाल है। ये अलजेब्रा का सवाल है, ये स्टैटिक्स का सवाल है, ये देखोगे लीनियर इक्वेशन का सवाल है, मेंसुरेशन का सवाल है ना। ये 3D मेंसुरेशन का सवाल है जिसमें शंकु के आयतन वगैरह पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है ना। फिर जो है ये आपके देखोगे प्रॉफिट लॉस का सवाल है, जियोमेट्री का सवाल है, ये पाइप एंड टंकी के सवाल है, और ये आयत लंबाई चौड़ाई मेंसुरेशन 2D है, वृत्त है, जियोमेट्री है, एवरेज है, फंक्शन वाले सवाल है जिसमें अनुकर्मानुपाती व्युत्क्रमानुपाती एसएससी वगैरह में पूछे गए। इस बार नया कंसेप्ट आया इस बार, है ना। ये टाइम एंड जो डेली वर्क वाले सवाल है, जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल मैं लेकर के आया हूँ। लगभग 20-25 सवालों की आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस वीडियो में। अगर आपने वीडियो ओपन कर ली है तो अब 1 घंटे के लिए फोकस होकर इन सवालों को समझो, अपने आप से भी ट्राई करो, देखो आप लोग कर पा रहे हो क्या, कितनी जल्दी कर पा रहे हो। सबसे ज़्यादा जरूरी है जल्दी। ठीक है, मेहनत के साथ साथ में ये ध्यान रखो, अपने क्रम भी अच्छे रखो भाई। सरकारी नौकरी अब सिर्फ मेहनत से नहीं, किस्मत का भी फैक्टर उसमें जुड़ने लगा है। अब पेपर इस तरीके से सेट होने लगे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है कि अब किस्मत वाला फैक्टर भी काम कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन मिल जाए अच्छे नंबरों का। तो मैं तो सीधे सीधा आप लोगों को कह रहा हूं कि मेहनत तो करनी है आपको, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आपको अच्छे कर्मों को भी करना है। ठीक है, मेहनत करो और सरकारी नौकरी में अपनी किस्मत आजमाओ। आरआरबी एनटीपीसी सभी जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सवाल को समझो, पढ़ो सवाल को। अब सवाल को करेंगे भाई। बोला गया कि रेशो ऑफ एज ऑफ अरुण टू इज फादर। अरुण की अपने पिताजी से एज का रेशो दे रखा है। सवाल कहाँ भाग गया हमारा, ये रहा। यानी अरुण और उसके पिता की आयु का अनुपात देखो कितना दे रखा है, 2:7 है ना। उसकी माता की आयु कहा है 42 वर्ष है, जो पिता की आयु से 25% कम है। सबसे पहले आप ये देखो, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। यानी पिता की आयु अगर 4 यूनिट में है ना, तो माता जी की आयु उससे 1 यूनिट कम है। जब 1 यूनिट कम है तो माता जी की आयु कितनी होगी, 3 यूनिट में होगी। माता जी की आयु कहा है उसने 42 वर्ष होगी। कितने गुना है, 14 गुना। 14 गुना है ना, 14 28 14 30 42। तो पिताजी की आयु कितनी होगी, आप कहोगे सर इस 4 की गुना करो तो इस 14 में, इस 4 की गुना 14 में करोगे, 14 चौके 56 वर्ष हो जाएगी पिताजी की आयु। पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष हो जाएगी। अब उसने तो ये पूछा उसके पुत्र की, यानी कि अरुण की आयु बताओ क्या होगी। आप कहोगे सर इसके लिए हमें दे रखा है अनुपात 2:7 का, जिसमें अरुण की आयु है 2 यूनिट में और पिताजी की आयु है, उसके फादर की आयु है 7 यूनिट में। जबकि पिताजी की आयु है कितनी, 56 वर्ष, यानी 8 गुना है ना। तो आप कहोगे सर इसका भी 8 गुना कर दो, इसका भी 8 गुना करोगे, कितना आ जाएगी अरुण की आयु। अरुण की आयु आ जाएगी जी 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। इजी था सवाल। तो एज रिलेटेड जो ऐसे सवाल आएंगे उसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। कई बार ऐसे भी बोल देता है कि अरुण और उसका पिताजी की आयु 2:7 में है, 6 साल बाद बताओ उनकी अनुपात इतना हो जाएगा।
तो बताओ 6 साल बाद या 10 साल बाद उनकी आयु। तो जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट आएंगे ना, उसमें मैं आपको सारे 1 बाय 1 हर एक चैप्टर से हर एक टाइप के सवाल करा दूंगा। 1000 सवाल प्रैक्टिस करके चले जाओ, बहुत होते हैं 1000 सवाल। कंसेप्ट समझना पड़ेगा, लेकिन एक एक सवाल से सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। चलो ये सवाल तो इजी था, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर आपको सवाल की क्वालिटी और क्लास की क्वालिटी अच्छी लगे तो, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल में कहा गया कि एक पुलिसकर्मी 85 किलोमीटर, अरे क्या हो रहा है, क्यों भाग रहे हैं आगे इतनी तेजी से ये। एक पुलिसकर्मी 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हुए 69 किलोमीटर पर आवर की चाल से भाग रहे एक चोर का 1600 मीटर की दूरी से पीछा करता है। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। चोर पुलिस वाला सवाल है। चोर पुलिस वाले सवाल में सबसे पहले आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? रिलेटिव स्पीड। क्या होती है रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड होती है जहां दो स्पीड दी जाए, जहां दो स्पीड दी जाए। समझना ध्यान से, एक बार समझा देता हूं। जहां दो लोग भाग रहे हो तो वे दो लोग दो डायरेक्शन में भागेंगे, या तो वे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, समान दिशा, या ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के विपरीत भाग रहे हो, विपरीत दिशा में। तो जब दोनों भागेंगे, दोनों की स्पीड होगी, तो वहां से एक रिलेटिव स्पीड निकलेगी। वो क्या होगी? अगर समान दिशा में भाग रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड को घटा देना, अगर विपरीत दिशा में भाग रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड को जोड़ देना। कर लोगे ये काम? समझ आई बात? तो यहां आपने देखा कि दो लोग भाग रहे हैं, एक की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की है, एक की स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर की है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में भागेंगे तभी तो पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा। तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस कर दो एक बार। इनका डिफरेंस आ गया जी 16 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर का। अच्छा आगे क्या बोला? आगे बोला कि 1600 मीटर के उनके बीच की डिस्टेंस है। भाई चोर यहाँ है, पुलिस यहाँ है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1600 मीटर की है। स्पीड कितनी आई? स्पीड आई है किलोमीटर पर आवर में। यहाँ दे रखा है मीटर, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। तो क्या आप इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करोगे क्या? आप कहोगे सर 16 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है समय। ऑप्शन को देखो, समय पूछा है मिनट में, यानी कि हमारे पास समय आएगा सेकंड में, उसे फिर करेंगे हम कन्वर्ट मिनट में। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 1600 की। स्पीड कितनी है? स्पीड है जी 16 गुना 5/18। तो 16 गुना 5, 18 कूद के चला जाएगा ऊपर। चला गया कूद के ऊपर, कूद के ही जाते हैं ना ऊपर उछल के। अच्छा जी, अब देखना जरा, इससे काटोगे इसको 100 बार आएगा, और इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 20 बार, राइट, 20 बार आएगा। लेकिन ये जो समय आया है, या फिर मैं कह देता हूं चलो 18 दूनी 36, 360, ये जो समय आया है ये आया है सेकंड में, 360 सेकंड। आपको क्या निकालना? आपको निकालना जी मिनट। क्या करोगे? 60 से भाग करोगे, 60 छिक्का 360, कितने मिनट आ गई भाई? 6 मिनट आ गई, बी ऑप्शन में। बताओ सभी को समझ में आ गया? तो चोर पुलिस वाले सवाल में यही वाला कंसेप्ट लगता है। ये सिंपल फॉर्मूला जो होता है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल, बस ये चाल आपको देखनी है, चाल मीटर सेकंड दे रखी क्या। अदरवाइज इसको आप रिलेटिव स्पीड बनाओगे, समान दिशा वाली, ये वाली दोनों को घटा देना। कर लोगे? कर लोगे ना चोर पुलिस वाला सवाल? वीडियो को लाइक कर देना। चलो आगे देखो सवाल को। देखो ये बोला गया कि एक आईटी कंपनी है। अगले सवाल पर आते हैं, पिछले सवाल से निकलो बाहर, इस सवाल पे आओ। एक आईटी कंपनी अपने विकास की प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए 400 कंप्यूटर और 100 प्रिंटर खरीदे। अच्छा जी, 400 तो कंप्यूटर खरीदे भाई, और 100 खरीदे प्रिंटर। आगे सवाल में कहा गया कि यदि प्रत्येक कंप्यूटर की कीमत प्रत्येक प्रिंटर की कीमत की 6 गुना है। ओहो, ये कंप्यूटर ये प्रिंटर, अगर प्रिंटर 1 रुपए का है तो कंप्यूटर 6 रुपए का है, तभी तो होगा 6 गुना। अगर प्रिंटर 1 रुपए का है तो कंप्यूटर 6 रुपए का है। अच्छा, सवाल में पूछा गया कि कुल खरीद का कितना प्रतिशत, कुल खरीद कितने रुपए की बैठेगी?
7 रुपये की बैठेगी। लेकिन यहाँ 7 मत बनाओ आप पहले कंप्यूटर और प्रिंटर के अलग अलग रेट निकाल लो। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर एक कंप्यूटर 6 रुपये का है तो ये 400 कंप्यूटर कितने के होंगे? कहोगे सर 400 कंप्यूटर हो जाएंगे 4 6 2400 रुपये के। समझ आई बात? अगर एक प्रिंटर 1 रुपये का है तो 100 प्रिंटर कितने के होंगे? कहोगे सर 100 प्रिंटर हो जाएंगे फिर 100 रुपये के। टोटल कितने रुपए के होंगे? टोटल हो गए जी 2500 रुपये के। टोटल कितने होंगे? 2500 रुपये। यानी 2500 रुपये का इन्वेस्ट करके आपने जो है कंप्यूटर खरीद लिए और प्रिंटर खरीद लिए सस्ते सस्ते से, 1 रुपये का, 6 रुपये के। ठीक है। अच्छा, अब ये कहा गया कि कुल खरीद का कितना प्रतिशत प्रिंटर खरीदने में लगा। प्रिंटर खरीदने में कितने रुपए लगे हैं भाई? 100 रुपये। टोटल का कितना परसेंट निकालना? 2500 को रखो नीचे, परसेंटेज निकालना तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे 2500 चौका ही होता है 10,000, यानी कि 4% आ गया जी आंसर। ये देखो सी ऑप्शन। इजी सवाल था, आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है ये। अच्छा, कंप्यूटर का पूछ लेता अगर कि भाई कंप्यूटर का बताओ, तो फिर आप कहते कि सर 2400 रुपये तो थे, कंप्यूटर के थे ना 2400 रुपये, और टोटल में से निकालना 2500 गुणा 100। फिर आप जो है ऐसे करके आप कंप्यूटर का भी निकाल सकते हो। ओके, कहोगे सर बिल्कुल ओके की बात है, ये बढ़िया सवाल था। इस सवाल पे आ जाओ, अलजेब्रा वाला सवाल है। अलजेब्रा के कंसेप्ट पढ़े आप लोगों ने? क्या होता है अलजेब्रा के कंसेप्ट बताओ। x+1/x अगर किसी नंबर के इक्वल दिया हो और आपसे पूछा जाए x² + 1/x², तो आप कहोगे सर ये जो नंबर दिया है ना हमें, इसका स्क्वायर करके -2 कर दो। यही तो करोगे, बोलो, a² -2 करोगे। लेकिन आपसे सवाल में पता क्या पूछा? आपसे सवाल में पूछा x³ + 1/x³, तो आप कहोगे सर x³ + 1/x³ में ऐसा करो, ये जो नंबर दिया है इसका क्यूब कर दो और इसमें से माइनस कर दो 3 × a, यानी इसी नंबर में 3 की मल्टीप्लाई करके। ये दोनों कंसेप्ट ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपको अलजेब्रा वाले इन सवालों को नहीं छोड़ना है तो। देखो यहाँ कितना दिया है? 23 दिया है ना, आपको निकालना है x³ + 1/x³, तो आप कहोगे सर पहले इस 23 का क्यूब करना पड़ेगा और फिर आप इसमें से माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके, यानी कि 69 को माइनस करोगे। क्या आपको 23 का क्यूब याद है? क्या याद है 23 का क्यूब? कहोगे सर बिल्कुल याद नहीं है, सच में 23 का क्यूब हमें याद नहीं है। तो मैं कहूँगा फिर आंसर तक कैसे जाओगे? तो आप दिमाग लगाओगे सर यूनिट डिजिट का, 3 की क्यूब करोगे 27 आएगा जी लास्ट में। लास्ट में क्या आएगा? 27, 7 आएगा लास्ट में, और उसमें से मैं यूनिट डिजिट घटाऊंगा 9, क्योंकि इसका तो 9 है, इसका 7 है। 7 में से 9 घटाऊंगा तो 7 में से तो 9 नहीं घटेगा, हासिल लेना पड़ेगा, यानी 17 में से 9 घटाना पड़ेगा, और 17 में से 9 घटाओगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट बैठेगा जी 8। ये बात समझ में आई? यूनिट डिजिट बैठेगा जी 8, और कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, ए ऑप्शन में यूनिट डिजिट आ गया। आप कैलकुलेट करके देख लेना, 12,098 ही इसका जवाब आएगा। समझ आई बात? तो कभी कभी ये वाली चीज़ें अपना लिया करो, यूनिट डिजिट वाली, डिजिटल सम वाली। कैलकुलेशन में कई बार धाई का मामला देख लेना होता है। अगले वाले सवाल पे आओ ध्यान सब। मज़ा आ रहा है ना? वीडियो को कर देना लाइक, शेयर भी कर देना सभी के साथ में। ऐसे मैं आपको डेली 50 प्रैक्टिस सेट दूंगा, हफ्ते में 5 तो दूंगा ही दूंगा कम से कम। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और जो हमारी सीजीएल वाली सीरीज चल रही है उसमें 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, होली आ गई थी बीच में, मेरी तबीयत भी ऐसी चल रही है डामाडोल सी, तो सीजीएल वाली सीरीज भी हमारी चलती रहेगी, ठीक है? उसमें भी टेंशन मत लेना, सीजीएल वाली क्लास भी मैं देता रहूँगा आप लोगों को। रिकॉर्डिंग दूंगा, लाइव में मज़ा नहीं आ रहा मुझे। लाइव में इसलिए मज़ा नहीं आ रहा, बच्चे नहीं जुड़ते हैं, वे कभी आते हैं भाग जाते हैं, आते हैं भाग जाते हैं, फिर मन नहीं करता पढ़ाने का। तो मैं रिकॉर्डिंग ही दूंगा। आप लोग पहले सब्सक्राइब करो और फिर हम शेड्यूल में लाइव बांटूंगा मैं एप्लीकेशन पे, वहाँ आएगा मज़ा फिर बढ़िया। क्योंकि एप्लीकेशन पे सिर्फ वही बच्चे मिलेंगे जो फीस पे करके कोर्स को लेंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए फिर वो लाइव जुड़ेंगे, मेरा भी मज़ा आएगा फिर। चलो आगे देखो, बारंबारता बंटन का बहुलक। बहुलक जानते हो क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोड। स्टेट्स का सवाल है तो बेसिक चीज़ आपको पता ही होगी, मीन मीडियन मोड, एसएससी में भी पूछा जाता है
और एसएससी कंपटीशन में तो आप ये नहीं कह सकते कि सर हम तो सिर्फ रेलवे वाले ही है। भाई पढ़े तो तैयारी तो आप सारी कर रहे होगे, एसएससी की भी कर रहे होगे, रेलवे की भी कर रहे होगे, पुलिस की भी कर रहे होगे, सारी कर रहे होगे। सच्चाई तो यही है, वास्तविकता। तभी तो इतना कंपटीशन बढ़ रहा है हर चीज़ में। तो मोड होता है जो बार बार आए, जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो, ज़्यादा बार हो। तो यहाँ आप देखोगे 0 से 5 के बीच में जो नंबर है उनकी फ्रीक्वेंसी है 4, यानी कि ये 4 बार आए हैं, ये 8 बार आए हैं, ये 12 बार, ये 6 बार, 5 बार। आप कहोगे सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है जी, 12 बार वाला। यानी जो भी मेरा ऑप्शन होगा वो इस इंटरवल से होगा, 10 से 15 के बीच का। तो मैं यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, कंसेप्ट तो जानने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक जान लो। ट्रिक क्या है? जैसे 10 से 15 के बीच कितने नंबर होंगे? 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये हो गए ना। 10 और 15 को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो उनके बीच के नंबर है, क्योंकि 10 यहाँ भी आ रहा है, 15 यहाँ भी आ रहा है। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं, इंटरवल में ना ये लास्ट वाला नंबर ये नहीं गिना जाता, ये अगले वाले में ही गिना जाता है। 10 इसमें ही गिना जाएगा वैसे तो। चलो एक चीज़ देखो, इसका बीच कहाँ पड़ रहा है भाई? 2 नंबर इधर हो गए, 2 नंबर इधर हो गए, बीच कहाँ पड़ रहा है? 12.5 पे पड़ रहा है ना। तो मुझे ये देखना अब कि इस 12 से अगला ज़्यादा नंबर कौन सा है। तो देखोगे 12 से दूसरे नंबर पर ज़्यादा नंबर है ये वाला, 8 वाला। 8 वाला है किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो मेरा जो मोड होगा वो भी इस बीच से लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। या तो वो 11 हो सकता है या तो वो 12 हो सकता है। ऑप्शन में देखोगे 10 तो है, नहीं जाएगा ये, तो 12 है, यही आंसर होगा। 11 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आंसर मिल गया मुझे बी ऑप्शन। देखो कितना बढ़िया आसान तरीका है ये। बस ये देख लो कि जो बहुलक है ओरिजिनल वाला उससे दूसरे नंबर पर छोटा। अगर ये 8 वाला इधर होता ना इस साइड में, तो फिर आंसर हमारा या तो 13 होता या 14 होता। समझ गए बात को? और वैसे कंसेप्ट क्या होता है? फॉर्मूला होता है L1 + 2FM - F1/2FM - F1 - F0 × H। उसे जानने की ज़रूरत नहीं है, ये समझो। अगले वाले सवाल पे आओ। बोलो समझ में आ रही है ना बात? अगर किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो ना तो स्पीड को कम करके देख लो, और किसी को स्पीड कम लग रही है वो ज़्यादा करके देख लो। टेक्नोलॉजी का ये तो फ़ायदा है कि यूट्यूब पर आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इस सवाल पे आओ, देखो क्या बोला गया। 8 शर्ट और 12 पैंट का मूल्य 116 रुपये है। बस एक ही इक्वेशन दी आपको, दूसरी इक्वेशन में तो आंसर ही पूछ लिया इसने। बोला कि 36 शर्ट और 54 पैंट का मूल्य बताओ कितना होगा। 36 शर्ट, क्या आप डायरेक्ट 8 से 36 पे जा सकते हो? क्या आप डायरेक्ट 12 से 54 पे जा सकते हो? कहोगे सर डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, लेकिन एक तरीका अपना के जा सकते हैं। कौन सा? कि आप इसे 2 से भाग दे दो एक बार, इसको भी 2 से भाग दे दो, तो इसको भी देना पड़ेगा 2 से भाग। आप इसे 2 से भाग दोगे सर, ये बन जाएगा 4 शर्ट। इसको 2 से भाग दोगे, ये बन जाएगी जी 6 पैंट। और इसको 2 से भाग दोगे तो ये बन जाएगा जी 58 रुपये। बन गया 58 रुपये। ठीक है, अब क्या हम 4 से सीधे 36 पे जा सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल जा सकते हैं। अब तो 9 की गुणा कर दो, देखो इसमें 9 की गुणा कर दो, 4 9 36, इसमें 9 की गुणा कर दो, 9 छिक्की 54 पैंट। और यही पूछा था मुझसे, तो मुझे इसमें भी 9 की गुणा करनी पड़ेगी। 9 8 72, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन। या आप मल्टीप्लाई भी कर लो, 9 8 72, 9 5 45 और 7 जो है कितने हो गए? 52, 522 इसका जवाब आ गया। आया भाई मजा सा? कहाँ अटक सकते हो जानते हो? इस सवाल में बस यहीं अटक सकते हो कि 8 से 36 तक कैसे जाए हम। थोड़े ही सवाल रह गए, अब सारे सवालों को देख लेना, 20-25 सारे ही सवाल हैं। अगर आप लोग पेपर की तैयारी कर रहे हो और 1-1.5 घंटे तक क्लास नहीं देख सकते, तो फिर तो आपके अंदर कंसंट्रेशन की कमी है ना, फोकस की। और फोकस की कमी है तो आपका स्कोर फिर वहीं रहेगा, बॉर्डर लाइन पे ही। और जो ढंग से पढ़ रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, चाहे उनसे मैथ्स आता हो या ना आता हो, चाहे उनसे सवाल आते हो या ना आता हो, लेकिन फिर भी बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो भाई वो तो कट ऑफ को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। उस वाले लेवल पे अगर जाना है तो फोकस बना के हर एक वीडियो को पूरा देखा करो, हर एक सवाल को। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि मान लो आपके पेपर में 25 सवाल आते हो और 25 में से आपने 22 तो सही कर दिए क्योंकि ईजी थे, और 3 सवाल पे आप अटक गए क्योंकि उनके कंसेप्ट ही समझ में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने वीडियो में छोड़ दिया होगा। जब वीडियो में कोई अच्छा सवाल आया होगा ना कंसेप्ट वाला, तब तक आप वीडियो से निकल गए होगे देख करके। और वही वो सवाल था जो ये कंपटीशन बनाते हैं, जहाँ से आप इन और आउट का डिसाइड होता है। तो सारे वीडियो को देखा करो, एक एक सवाल को।
कि इजी सवाल है या भारी सवाल है। हमारे इस सेट में इजी भी मिलेंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे, टफ भी मिलेंगे, नया कंसेप्ट भी मिलेगा, पुराने कंसेप्ट भी मिलेंगे, सारे सवाल मिलेंगे। आओ उस सवाल पे आओ। बोला गया कि एक घनाभ है, घनाभ तो जानते होगे, क्यूबॉइड, उसकी माप दे रखी है 5, 1, 2। ऐसे 12 घनाभ धारित करने वाले पात्र का आयतन बता दो। तो सबसे पहले इसी का आयतन निकाल लो, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। और मुझे ऐसे चाहिए 12 घनाभ, तो 12 की और गुना कर दो, आ जाएगा आंसर 120 सेंटीमीटर की क्यूब। बस, ये तो बहुत ईजी सवाल था, बहुत ही बच्चों वाला सवाल। लेकिन ये ईजी सवाल भी आते हैं पेपर में। ये वाले सवाल पे आओ। 3D का है भाई, शंकु का, एक शंकु का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया? पाई आर एल। कितना दे रखा है? 561। यहां लिखता हूं देखो, पाई आर एल मतलब 22/7। आर दे रखी है क्या? आर नहीं दे रखी, निकालनी है भाई। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है 10.5। किसके इक्वल है जी? 561 के। तिर्यक ऊंचाई जानते हो क्या होती है? जैसे ये शंकु है हमारा, इसकी ये तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई सीधी ऊंचाई है, और ये त्रिज्या है। तो भाई इसको आप कैसे सोल्व करोगे? कहोगे पहले इस दशमलव से आप यहाँ 0 पहुंचाओ जी, फिर कहोगे 7 से इसे काट दो जी, 15 सत्ते 105 होगा। फिर कहोगे एक बार इसे 11 से काट लो, सर ये 11 दूनी 22 है, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, ये हो गया। फिर आप कहोगे सर इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255 हो गया। फिर कहोगे सर इसे 15 से काट लो एक बार, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105, 17 सेंटीमीटर आ गया। बस, त्रिज्या आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर की। किसी को समझ नहीं आया क्या? गुणा भाग किया है मैंने, और कुछ भी नहीं किया इसमें, पता है, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग किया है भाई। अगले सवाल पे आ जाओ। अब आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। देखो, आपके इस टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, यानी कि एडवांस भी आ रहा है, जियोमेट्री भी आ रही है, पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक भी आ रहा है। 1 बाय 1 सारे सवालों को करना। और प्रैक्टिस सेट लगाने का एक फ़ायदा है कि आपको प्रैक्टिस सेट में रैंडम रैंडम क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी अलजेब्रा का आएगा, कभी एवरेज आएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, कभी जियोमेट्री आएगी। तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड उसी हिसाब से तैयार हो जाता है। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना, कि पहले सर प्रॉफिट लॉस के ही सारे सवाल करा दो, पहले सर अलजेब्रा के ही सारे सवाल करा दो, तो आपका माइंड सेट ऐसा बन जाएगा, जब आप पेपर में जाओगे ना, वहाँ रैंडम रैंडम क्वेश्चन दिखेंगे, तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स काम करने बंद कर देंगे। फिर वहाँ पे फिर होगी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट लगाओ, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी लगाओ। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप भी उस तरीके का सोच पा रहे होगा जैसा हम सोल्व कराते वक्त सोचते हैं। भाई मैं तो सवालों को सोल्व करा रहा हूँ, तो मैंने बता दिया यहाँ 2 की गुणा में कर दो, यहाँ ये कर दो। लेकिन जब आप पेपर करोगे तो आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि एक टाइम लिमिट के अंदर हम भी उसी तरीके से सवाल को सोल्व कर रहे हैं नहीं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाओ मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना अगर समझ में आ रहा है तो। जैसे इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ऑप्शन भी पढ़ लो एक बार। tan a + sec a, tan a sec a, tan a sec a, tan a sec a में चल रहा है कुछ, बस साइन साइन की समस्या है, साइन साइन का बनेगा कुछ सिस्टम। तो मैं क्या करूं इसमें, मैं इसमें एलसीएम ले लूँ क्या डायरेक्ट? ये कोस है, ये साइन है, तो कोस इंटू साइन की ले ली मैंने डायरेक्ट एलसीएम। क्योंकि 1/tan a होता है कोट ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ कोस बटे साइन। बोलो, लिख सकता हूँ ना? 1/tan a का मतलब है कोस बटे साइन। तो मैंने कोस इंटू साइन ले लिया एलसीएम। इससे जाएगा तो यहाँ 1 ही बचेगा, सिर्फ 1, बीच में माइनस है। देखो साइन से साइन जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर, फिर कोस से कोस जाएगा तो बचेगा सिर्फ साइन। ये बन गया जी। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया प्लस साइन, और नीचे कितना है? कोस इंटू साइन। अब अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दूं, साइन से साइन जाएगा तो क्या बचेगा? साइन बटे कोस। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/कोस। ये क्या बचेगा? ये बचेगा जी tan। ये क्या बचेगा? ये हो जाएगा sec a। बीच में क्या है? प्लस है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है क्या? tan a + sec a वाला। बोलो भाई बोलो, कर लोगे क्या? बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ अब। मज़ा आ रहा है?
लाइक कर देना भाई, ऐसा मत करना यार, कंजूसी मत दिखाना, कमेंट भी कर देना वीडियो को। चलो ये वाला सवाल पढ़ो। हर्षित ने एक निश्चित राशि में एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी। ओरिजिनल खरीदने की औकात नहीं थी उसकी, लेकिन उसने उस पर 15,000 रुपये खर्च भी कर दिए, थोड़ा मॉडिफाई कर लिया कि नई सी लगे, गांव में जाके ये ना बोलना पड़ जाए कि भाई पुरानी बाइक लेके आया। लेकिन जब बाइक चलाई तो भाई को बाइक पता चल गया कि बाइक चलनी नहीं है। 15,000 रुपये खर्च होने के बाद भी इंजन ही बैठ रहा है बाइक का, बाइक ही नहीं चल रही है। तो उसने क्या करा, उसने 12% की हानि पर बेच दिया। कितने रुपए में? 18,480 रुपये में। तो वो बताओ भाई, जिस पर वो बाइक खरीद के लाया था, और ऑप्शन देख रहे हो, 6,000, 7,000, 5,000, 4,000, मतलब पूरी बाइक को बहुत ही सस्ती खरीद लेके आ गया, कबाड़े से ले गया, आ गया उठा के, ये दिखाने के लिए मेरे पास भी बाइक है। तो हानि में ही बेचनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। देखो 12% का मतलब क्या होता है? 12% फ्रैक्शन वैल्यू बना लो इसकी। मैं फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए 12/100 कर लो। तो 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 3/5, यानी 25 रुपये पर अगर 3 रुपये का नुकसान हो रहा है तो 25 के सामान को कितने में बेचेगा? 22 रुपये में बेचेगा। लेकिन बेच कितने में रहा है? बेच रहा है जी 18,480 रुपये में। 18,480 रुपये में। या तो 22 की डायरेक्ट ही कर लो, वरना 11 से कर लो। देखो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 बचेंगे। फिर 11 छिक्का 66 चलेगी, स्वतंत्र नहीं चल सकती। 11 छिक्का 66, 8 बचेंगे। 11 अठा 88 और फिर 0, ये आ गया। फिर 2 से भी काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 840 हो गया जी। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 840, एक यूनिट की आ गई 840। लेकिन मेरे भाई 2525 की निकाल लो फिर यहाँ से। 25, एक चीज एक लोचा है इसमें, पहले 25 की निकालो। 25 में 840 की गुणा करो, देखो कितना आएगा। 25 0 0, 25 चौके 100, 10 बचेंगे। 25 अट्ठे 200, 200 और 10 कितना हो गया? हाँ 15,000 रुपये खर्च किए सेकंड हैंड बाइक पर, और ऑप्शन में 6,000, 7,000। कैलकुलेशन सही किया ना हमने। 18,480 था ये। 11 दूनी 22, 25 रुपये पर 3 रुपये का नुकसान हो रहा है। 4 तिया 12, 25, 3 का नुकसान हो रहा है 22। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 7 बचेंगे। 11 छिक्का 66, 66, 11 छिक्का 14 से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे। 11 अठा 88, इतना हो गया। फिर 2 से काटा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 0, ये हो गया टोटल। अच्छा जी, अब मैं निकाल रहा हूँ 25 की वैल्यू। 25 0 0, 25 चौके 100, 10 बच गए। और 25 अट्ठे होता है कितना? 200। अच्छा 210 होगा ना ये, हाँ सही तो है, 210 हो गया भाई। ठीक है, थोड़ा सा पहले ही कैलकुलेशन कर दी थी मैंने। 25 की वैल्यू ये 21,000 रुपये है, यानी कि उसने टोटल 21,000 रुपये की वो बाइक पड़ी थी, उसको 21,000 रुपये की बाइक पड़ी थी, जिसमें 15,000 रुपये उसने अपनी जेब से खर्च किए थे। 15,000 रुपये, 21,000 की बाइक पड़ी थी जिसमें 15,000 रुपये उसने अपनी जेब से खर्च किए थे। तो खरीद के कितने की लेकर आया होगा? उसको पड़ी होगी वो 6,000 रुपये की। कौन सा ऑप्शन होगा जी? ए ऑप्शन होगा, 6,000 रुपये। समझ आई बात भाई? किसको समझ में नहीं आई वो मुझे कमेंट कर देना, अगली क्लास में फिर हम इस सवाल को दोबारा बताएंगे, अदरवाइज व्हाट्सएप पे बता देंगे। इस सवाल पे आ जाओ भाई। जियोमेट्री का सवाल है। सवाल में बोला गया है कि एक वृत्त है, वृत्त, इस वृत्त के अंदर CD एक व्यास है, O इसका केंद्र है, BED की वैल्यू बता दो क्या होगी। कंसेप्ट जान लो पहले एक बार। देखो जैसे ये सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर है, ये है इसका सेक्टर, ये सेक्टर है। दो त्रिज्याओं के बीच की जगह को बोलते हैं सेक्टर। ये पूरा सेक्टर है। ये होता है चाप, इसको बोलते हैं चाप। ठीक है, ये मोटा मोटा सा कर दिया मैंने। ये चाप केंद्र पर जितना कोण बनाएगा, यही चाप परिधि पर, परिधि पे कहीं भी बना सकता है, यही चाप परिधि पर इस केंद्र का आधा बनाएगा। क्या बनाएगा? आधा कोण बनाएगा। जैसे सवाल को देखो, ये वाला चाप है, चाप मलाई चाप नहीं है ये वैसा चाप है त्रिभुज का। ये वाला केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? 85 डिग्री। यही चाप परिधि पर यहां कितना कोण बनाएगा? इसका आधा बनाएगा। 85 का आधा कितना हो जाएगा? 42.5।
राइट, 42.5। ये थी पहली बात। दूसरी बात जानो, ये वृत्त है सर्किल, इस सर्किल का ये व्यास है डायमीटर, ये डायमीटर इस परिधि पर कहीं भी कौन बनाएगा ना, कहीं भी, वो कोण हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। याद रहेगी बात, 90 डिग्री का। तो देखो CD व्यास है, तो ये पूरा कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा पूरा, जिसमें से ये 15 है, ये 42.5 है। इसको आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 57.5 डिग्री। 90 में से माइनस कर दो, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 7 जाएंगे 2, और यहाँ कितने बचेंगे फिर, 8 बचेंगे ना, 8 में से 5 जाएंगे 3। कौन सा आंसर आ जाएगा, 32.5। ओके मेरे भाई, इजी सवाल था। इस प्रैक्टिस सेट में सारे इजी सवाल ही आ रहे हैं, और ऐसे ही आएंगे पेपर में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ये आ जाओ, दो नल है A और B। अरे बोर तो नहीं हो गए तुम लोग पढ़ते पढ़ते कि सर आप लोग बीच में बात ही नहीं करते, जो है बस सवाल ही सवाल कराए जा रहे हो, ऐसे तो हमारा माइंड ही थक जाएगा। तो चलो थोड़ी सी बातचीत भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। देखो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या अंतर है। अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने थंबनेल देख करके वीडियो तो ओपन कर दी होगी, अरे RRB NTPC का एग्जाम है चलो देखते हैं। पहला सवाल देखा होगा, दूसरा देखा होगा, बैग क्या होगा, निकल गए होंगे। कुछ ऐसे होंगे वीडियो देखेंगे, जरूरी नहीं मेरी, किसी भी टीचर की हो सकती है, वो वीडियो देखेंगे, ऊपर से नोटिफिकेशन आएगा बाबू का मैसेज। अब बाबू पूछ रही है हाय हेलो कहाँ हो, क्या कर रहे हो, इनको सर मैं पढ़ रहा हूँ। पहले तो बता देते थे पढ़ रहा है, अब तो सीधे ही बोलेंगे हटाओ सर को, हटाओ बाबू से बात करेंगे सीधे ही 4-5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे निकल जाएंगे, फिर कुछ होंगे नहीं भाई सीरियस करना है, 4-5 सवाल पढ़ेंगे आधे तक, फिर वो बोर हो जाएंगे, जुबाई लेने लगेंगे, निकल जाएंगे वो भी। कुछ बच्चे होंगे नहीं बोर तो होना ही नहीं, जब सर ने बोला 20-25 सवाल है तो 20-25 सवाल के लिए हम बैठ नहीं सकते क्या, वे लोग पूरा देखेंगे। तो जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, पूरा देख रहे हैं वीडियो को, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, देखते रहो ऐसे ही, बीच बीच में बातचीत करता रहूँगा मैं। और अब तो कैमरे में होने लगी आदत सी, अब तो मुझे लगने लगा कि हाँ पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, सुन ही रहे होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। वर्चुअल दुनिया के आदत लगने लगी है अब थोड़ी थोड़ी। पहले रियल दुनिया में रहते थे, बच्चों के एक्सप्रेशन से पता चल जाता था कौन कितना पढ़ रहा है, कितना नहीं पढ़ रहा, कौन कितना एंजॉय कर रहा है, किसका क्या लेवल है, किसके लिए ये सवाल इजी है, किसके लिए मुश्किल है। वर्चुअल दुनिया में तो इस कैमरे के सामने देखते रहो, यही बच्चे हैं बस। यही है मेरा बच्चा, यही सब बच्चे हैं। तो आप लोग इसी कैमरे के पीछे से ही तो मुझे देख रहे हो। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, और आप कितना समझ पा रहे हो। लाइक वो बटन है जिससे थोड़ी सी ये आती है कि हाँ चलो कुछ तो कंटेंट मिला है बच्चों को, जो मेहनत की है, ये PPT बनाई है, क्वेश्चंस बनाए हैं, ये रंग बिरंगे से ऑप्शंस बनाए हैं ताकि आप लोगों को मज़ा आए पढ़ने में। तो थोड़े से इस चीज़ के लिए लाइक तो कर ही सकते हो आप वीडियो को। अभी तो मेरे पास बस यही बात है बताने को, जब आप लोग कमेंट करोगे तो उसके माध्यम से और इस वर्चुअल दुनिया में आप लोगों को कुछ बातें जानने को मिलेगी, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो जानने को मिलेगा, एग्ज़ाम कैसे निकलते हैं वो जानने को मिलेगा, है ना, हंसी मजाक की बात होगी, मीटअप वगैरह करेंगे, फ्यूचर की बातें हैं। और भाई एक बात और, मेरे पास देखो यही है तरीका एक पढ़ाने का, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, क्योंकि इतनी अभी क्षमता नहीं है। जब क्षमता होगी, अगर आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है तो क्षमता को बढ़वाओ मेरी, शेयर करो वीडियो को सभी के साथ में, एप्लीकेशन आ जाएगी उस पर कोर्स जो आएंगे, कोर्स वोर्स खरीद लेना, थोड़ा सा जो है लक्ष्मी माता जी आ जाएगी तो और सुविधा बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। अदरवाइज तरीका तो ये भी सही है, समझ में आता होगा, ऐसी बात नहीं है। चलो ये देखो सवाल ये वाला, अब हो गई बात, अब फिर से लेके आओ माइंड को अपने यहीं पे। बोला गया दो नल A और B एक टैंक को अलग अलग क्रम से 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल A को खोला रखा जाता है और नल B को प्रत्येक 5 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, तो 18 मिनट में टैंक का कितना % भाग भर जाएगा। ओहो, सही सा सवाल दिख रहा है मुझे, ये सही सा अच्छा सा सवाल दिख रहा है। एक टैंक है A, एक टैंक है B, इसको 20 मिनट के लिए खोला जाता है, इसको 40 मिनट के लिए, मतलब ये इतने मिनट में भर दे रहे हैं। तो क्या हम यहाँ से टैंक की कैपेसिटी बता सकते हैं?
कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, एलसीएम लेकर के 40। कहोगे सर 20 दूनी 40, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई 1 मिनट में भरने की, और ये इसकी एफिशिएंसी होगी 1 मिनट में भरने की, 40 एकम 40। फिर सवाल में कहा गया कि नल ए को तो हमेशा खोला रखा जाएगा, लेकिन नल बी को प्रत्येक 5 मिनट के बाद सिर्फ 1 मिनट के लिए ही खोला रखा जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के बाद। तो मुझे आप ये बताओ, समझो ध्यान से, सवाल में ये पूछा 18 मिनट में टैंक का कितना प्रतिशत, मतलब मुझे बताना 18 मिनट में टैंक कितना भरेगा। एक बात बताओ, 5 मिनट तक तो ए ही चलेगा पूरा, जब छठे मिनट की बारी आएगी तो छठे मिनट में ए और बी दोनों चलेंगे। 5 मिनट तक तो ए चलेगा सिर्फ, लेकिन जब छठे मिनट की बारी आएगी तो छठे मिनट में ए और बी दोनों चलेंगे। तो मुझे ये बताओ आप कि 6 मिनट में कितना पानी भर जाएगा। 6 मिनट में, 6 मिनट में कितना पानी भर जाएगा। आप कहोगे सर 5 मिनट अगर ए को चलाएंगे तो 10 यूनिट पानी तो ये भरेगा, 10 यूनिट पानी भरेगा। फिर छठे मिनट में ए और बी 2 और 1 3 यूनिट ये भरेंगे, तो टोटल भरेगा 13 यूनिट का पानी। 6 यूनिट में कितना भर जाएगा, 13 यूनिट का पानी। बोलो, क्लियर है बात। 6 मिनट में भर जाएगा 13 यूनिट का पानी। आपको भरना है 18 मिनट में। 18 मिनट में, ठीक है। अच्छा जी, 18 मिनट में भरना है। 6 मिनट में भर रहा है 13 यूनिट। 18 मिनट में पूरा साइकिल कवर होगा। 18 मिनट के लिए आप क्या करोगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में, इधर भी इधर भी। कहोगे सर 13 दूनी 26, 13 ती 39 यूनिट पानी भर गया। 39 यूनिट कितना भर गया 18 मिनट में, 39 यूनिट पानी भर गया। आपसे पूछा कितना प्रतिशत भर जाएगा, 39 लीटर भर जाएगा। टोटल 40 है, गुणा 100 करोगे तो 0 से 0 काट दो, इससे 4 से भाग देखो, 4 नम 36, 4 नम 36, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, सत्ते चल जाएगी ना, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। तो कितने परसेंट भरा गया, 97.5%। ए ऑप्शन है क्या, समझ आई बात। किसी को भी प्रॉब्लम बने तो वीडियो को फिर से बैक करके फिर से समझ लेना इस सवाल को। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल पर आते हैं भाई। ये देखो सवाल, ये सवाल देखो। अब कैसी लग रही है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है ना सवाल कैसे लग रहे हैं। ये बताओ, एक आयत की लंबाई चौड़ाई इसमें है 17:8 में। इसका परिमाप 150 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वर्ग के परिमाप के बराबर है 150 सेंटीमीटर भुजा। वर्ग होता है ये, अगर इसकी 150 सेंटीमीटर की है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 600 यूनिट हो जाएगा। 15 चौके 60, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। यही परिमाप बराबर है आयत की आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। 18 और 17 कितना होता है, 17 और 8 सॉरी 17 और 8 हो गया 25, यानी 25, और x भी तो आएगा, 25 दूनी 50। अच्छा अच्छा जी, अरे यही तो होता है 2 गुना 17 8 7 25, 25 दूनी 50, 50 से भाग करोगे तो 12 पंजे 60, हाँ 12 आ रहा ना। x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब आपसे ये कहा कि आयत का क्षेत्रफल बता दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन इसमें जो x है उसका स्क्वायर की भी तो गुणा करोगे, यानी 144 की। क्यों, क्योंकि लंबाई थी 17x में, चौड़ाई थी 8x में, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा 17 × 8 x स्क्वायर। ठीक है, अब इस लंबाई की आप जो है भाई क्या करो, इतनी लंबी चौड़ी गुणा करोगे, आप करोगे यूनिट डिजिट। 4 अट्ठे 32, 2 और 2 की गुणा 7 में करोगे, 2 सत्ते 14, इसमें ही आ रहा है। बस खत्म करो बात को, फिनिश करो फिनिश। चलो आगे चलता हूँ मैं, आगे लग पढ़ते भाई। सवाल में बोला गया कि 2 सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। पहले तो इसको देखकर ना मुझे ट्रिपलेट ही याद आ गया, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखना। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है,
सकेंद्रित वृत्त जानते हो क्या होता है? ऐसे वृत्त जिसके सेंटर एक ही हो, दोनों का एक ही सेंटर हो। तो मैं वृत्त बनाता हूं, यह है वृत्त। एक और वृत्त बनाता हूं, यह है दूसरा वृत्त। यह है दूसरा वृत्त। इनका कहा, इनका सेंटर एक ही है, इनका सेंटर एक ही है, सकेंद्रित है ना, तो ये मैंने मान लिया सेंटर। सवाल में बोला गया बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा कैसे होती है? जो इसको टच करके जाए, यानी कि ये होगी इसकी स्पर्श रेखा और ये होगी इसकी जीवा बड़े वाले की। हो गई जी, ठीक है। रेडियस भी बना लूं, ये हो गई इसकी रेडियस और ये हो गई बड़े वाले की रेडियस। चलो जी, अब सवाल में ये बोला गया कि दो सकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि छोटे वाला है इसकी 8 रही होगी, बड़े वाला है इसकी 17 रही होगी। मैंने बताया 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये 15 रही होगी यहाँ से यहाँ तक। आपसे पूछा गया जीवा की लंबाई बताओ। ये जो जीवा होती है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर 15 है तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? इसका डबल हो जाएगी, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इजी सवाल है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं पेपर में। ऐसा क्या है इसमें? इस सवाल पर आ जाओ। देखो आपको मिक्स सेट मिल रहा है पूरे प्रॉपर। कैसे लग रही है क्लास बताओ मुझे? 20 सवालों तक पहुंच गए कि नहीं पहुंचे अभी तक? अभी हम आ गए भाई 16 सवाल, 16वें नंबर का सवाल है ये। 20 सवाल पहुंचने में अभी 4 सवाल और बचे हुए हैं, तो 4 सवालों तक और बने रहो वीडियो के साथ में। ये वाला सवाल देखो, 20 विद्यार्थियों के औसत अंक 75 है। जहाँ भी एवरेज हो ना वहाँ डायरेक्ट लिखना शुरू करो, 20 के नीचे लिख दो 75। ये स्टूडेंट है और ये इनका एवरेज मार्क्स है। बोला गया 2 विद्यार्थियों के औसत अंक 50 है, ये स्टूडेंट है, इनके नीचे एवरेज लिख दिया मैंने 50। शेष 16 विद्यार्थी, ये 16 विद्यार्थी है, इनके नीचे लिख दिया मैंने इनके औसत अंक 70। बाकी का शेष 2, 16 2 18, 2 और बच रहे अभी, उनके अंक है 1:3 के अनुपात में। तो आपसे पूछा गया शेष 2 विद्यार्थियों के अंकों के बीच का अंतर बता दो। जब उनके अंक 3:1 में है तो उनके बीच का अंतर भी यहीं से निकल के आएगा, 3 में से 1 गया 2, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 2 के मल्टीपल में आएगा। सारे ही ऑप्शन 2 के मल्टीपल में है, कोई बात नहीं। देखो क्या करोगे, पहले आप इन 2 का एवरेज निकाल लो, इन 2 का एवरेज क्या होगा। देखो कैसे निकलेगा एवरेज। ये एवरेज है टोटल 75, ये है 50। 75 से कितना कम है? 75 से 50 कितना कम है? आप कहोगे सर 25 कम है। अगर एक बच्चा 25 नंबर कम ले रहा है तो 2 बच्चे कितने कम नंबर लेंगे? कहोगे सर 25 दूनी 50 नंबर कम लेंगे दोनों, तो मैंने यहाँ लिख लिया। फिर आप देखोगे ये 70 जो है 75 से कितना कम है? 5 कम है ना, 5। एक बच्चा अगर 5 नंबर कम है तो 16 बच्चे कितने नंबर कम हो गए? आप कहोगे सर 16 पंजे 80 नंबर कम हो गए। टोटल कितने कम हो गए? 8 और 5 13, 130 नंबर कम हो गए। ये दोनों 130 नंबर कम ले रहे हैं, तो इसका मतलब बैलेंस बनाने के लिए, एवरेज 75 बनाने के लिए ये 2 बच्चे 130 नंबर ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 130 नंबर क्या लेंगे? ये ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा। ये 130 नंबर ज़्यादा लेंगे तो ये 130 बटेगा किस में? ये 130 बटेगा इन दोनों बच्चों में। तो हर एक बच्चे के पास कितने नंबर आ जाएंगे? हर एक बच्चे के पास कितने नंबर ज़्यादा आ जाएंगे? कहोगे सर हर एक बच्चे के पास नंबर आ जाएंगे ज़्यादा 65। कितने नंबर आ जाएंगे? 65। ठीक है जी, कितने नंबर ज़्यादा आ जाएंगे? 65। अब ये देखो, ये 75 नंबर का तो एवरेज है, हर एक बच्चा 65 नंबर ज़्यादा ले रहा है, तो उनका एवरेज कितना होगा? 75 में 65 जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 7 और 6 13 और 1 14, कितना हो जाएगा? 140। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई क्या? कितना हो जाएगा भाई? 140। ठीक है, ये है इनका एवरेज इन 2 बच्चों का, जो ये शेष बच्चे थे इनका एवरेज। आपसे कहा गया इन शेष 2 विद्यार्थियों के अंक, एवरेज नहीं कहा गया, अंक कहा गया। तो इन दोनों के टोटल अंक कितने हो गए? इन दोनों के टोटल अंक हो गए 14 दूनी 28, 280 अंक हो गए इन दोनों के भाई। लेकिन ये जो अंक है ये तो 1:3 के अनुपात में बट रहे हैं, यानी 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 70,
आपसे पूछा है इन दोनों विद्यार्थियों के बीच का अंतर कितना बैठ रहा था, 2 यूनिट में। 70 की गुणा 2 में कर दो, 140 यूनिट आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, 140 यूनिट। इसको हम बोलते हैं एवरेज का डेविएशन मेथड। अगर आपको ये मेथड नहीं आता, आपको ये सीखना है, तो इसको मैं सिखाऊंगा कोर्स में। बाकी आप जो है इस सवाल को अपने कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट से भी कर सकते थे। बेसिक कंसेप्ट वाला तरीका बताऊं, इजी वाला तरीका, मतलब ये भी इजी है वैसे तो। 75 दूनी कितना हो गया, 150, 1500 तो हो गया ये टोटल। 2 का औसत अंक कितना हो गया, 50, 100 हो गया जी ये। तो टोटल 200 ये रह गए, 1400 रह गए ना ये। 16 का कितना है, 16 सत्ते 7 6 42, 100 कितना होता है, 112, 1120 हो गया जी ये, 1120। इसमें 100 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 1220। 1500 में से 1220 घटा दो, ये 1500 में से 1220 घटाओगे कितना आएगा, 0। 10 में से 2 गए 8, 4 में से 2 गए, 280 आ गया ना। इस 280 को 3:1 के अनुपात में बांट दो, तो 4 सत्ते 28, 1 की वैल्यू आ जाएगी 70। आपसे पूछा उनके बीच का अंतर, 3 में से 1 गया 2, 2 की गुणा कर दो तो आ जाएगा 140। बस कोई सा भी तरीका अपना लो, तरीके बहुत है करने के। 2 तो मैंने ही बता दिए तुम्हें, बहुत तो नहीं हुआ ऐसे, तो नहीं कि 10-12 हो जाएंगे, 2-3 ही है बस। ठीक है, 2-3 ही है भाई। तो कोई सा भी, जोन सा भी आपको दिमाग में क्लिक करे पेपर में, उसी से कर लो। आगे बढ़ो, ये वाला देखो सवाल। 3 राशि एबीसी इस प्रकार है कि ए तो है सी के अनुक्रमानुपाती और बी है सी के व्युत्क्रमानुपाती। देखो ए अनुक्रमानुपाती है सी के और बी व्युत्क्रमानुपाती है सी के, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ए अनुक्रमानुपाती 1/b के भी, क्योंकि अगर मैं सी की जगह बी रख दूंगा तो ये 3 बात बनेगी मेरी। समझ आई बात, 3 बात बन गई। ठीक है, अब देखो जब उसने कहा कि a इक्वल टू 4 है तो b इक्वल टू 9 है, c इक्वल टू 2 है। b इक्वल टू 9 है, c इक्वल टू 2 है। यानी हमारी जो ये इक्वेशन बन रही है ना, ये कुछ इस प्रकार से बन रही, c/b की। ठीक है जी, c/b के हिसाब से देखो, a c के अनुक्रमानुपाती है और b के हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख लूं क्या, a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 इंटू में b2/b1। बस 1 1 2 2 बना लिया मैंने इसको। अब वैल्यूज रख दो यहाँ पे। जब a 4 है, मतलब a1 अगर 4 है तो b1 9 है। b1 9 है, कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ a2 लिख लो पहले, इज इक्वल टू c1 कितना है 2, c2 का मुझे नहीं पता, अभी निकाल लेंगे। जब c1 2 है, b1 कितना है, b1 है 9, b1 9 भाई, b1 9, b1 9, b1 9 यहाँ लिखो नीचे। b2 कितना दिया है, b2 दिया है 6, b2 दिया है 6 भाई 6। देखो 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 3 दिया 9। तो भाई यहाँ से आपका क्या बन गया, ये बन गया a2 इक्वल टू आ गया 3c2। यानी a की वैल्यू तो आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 1, और आपसे पूछा a प्लस सी, 3 + 1 कितना हो गया 4। 4 है कहीं ऑप्शन में, 4 तो नहीं है, कहाँ गड़बड़ हो गई है। a प्लस सी निकाला ना इसने, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, 4 तो नहीं है, 4 का मल्टीपल भी नहीं आएगा। चलो दूसरे तरीके से देखो भाई। जैसे उसने कहा कि a अनुक्रमानुपाती c है, यानी कि a के साथ कोई कांस्टेंट आएगा ना, a k1 इंटू सी। देखो जब a 4 था तो c कितना है, c है 2। a 4 था तो c है भाई 2, 2 दूनी 4, k1 की वैल्यू आ गई है 2, पहला कांस्टेंट। दूसरी बात है कि b c के व्युत्क्रमानुपाती है, b व्युत्क्रमानुपाती है c के। ठीक है,
यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, K2 अपॉन सी। भाई कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने K2। अब देखो कहा उसने जब B9 है तो C2 है, तो K2 की वैल्यू कितनी आ गई, K2 की वैल्यू आ गई 18। ये आ गई जी K2 की वैल्यू 18। ठीक है जी। अब हमें एक तो C निकालना, एक निकालना A। जब B 6 हो, समझो ध्यान से, अब इसी इक्वेशन में चलो। जब B 6 हो, B को मैंने 6 लिख दिया, K2 को मैंने 18 लिख दिया, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, C की वैल्यू आ गई जी यहाँ से 3। यहाँ से C की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, समझ आई बात। अब जब C की वैल्यू 3 है, अब यहाँ से A की वैल्यू निकालो पहले। देखो A की वैल्यू निकालनी है, K1 कितना था, K1 था 2, C की वैल्यू कितनी आई है 3, तो A की वैल्यू आ गई 6। A की वैल्यू 6 आ गई, C की वैल्यू 3 आ गई, आपको निकालना A प्लस C। 6 प्लस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 9, ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल दे रखा है, दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनेगी। तो ये फंक्शन वाले सवाल बिल्कुल मत भूलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नए कंसेप्ट आ रहे हैं एसएससी में भी। इस वाले सवाल पे आओ, 2 सवाल और बचे अभी इस क्लास के बाद, इस सवाल के बाद। बोला गया कि ए बी सी अलग अलग व्यक्ति 24, 36, 48 दिनों में काम करते हैं। बी काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ जाता है, और ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। इस प्रकार काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पहले आप क्या करो, टोटल काम निकाल लो। ये हो गया 24, ये हो गया 36, ये हो गया 48। कितना आएगा इसमें से बोलो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, 48, 48 दूनी 96, निकाल लो भाई। 48 दूनी 96, 36, 9, अरे वैसे लिख लो ना, 9 चौक, 9 चौक होता है 36, 4 छिक्की होता है 24, ठीक है, और 12 चौके होता है 48। तो 4 तो आ ही रहा है सभी में, तो एक तो मैंने 4 ले लिया। 4 में भी आप देखोगे, 4 में भी जो है इसमें 2 गुना 3 है ना, 2 गुना 3, तो 2 की पावर 3, एक तो यही आ गया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हो गया। यहाँ हो गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये हो गया जी। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 चौक 16, तो यहाँ 2 की पावर 4 बनेगा भाई, और 3 आ गया इसमें। ठीक है, ये हो गया। 16 नंबर होता है 144, 144 आ गया इसका एलसीएम। देखो मुझे डायरेक्ट पता नहीं चला ना, तो मैंने प्राइम नंबर के हिसाब से निकाल लिया एलसीएम। आपको भी ऐसे ही करना पेपर में, अगर नहीं पता चल रहा ना तो प्राइम नंबर के हिसाब से निकाल लेना, वरना डायरेक्ट निकाल लेना। तो मेरे पास एलसीएम आ गया जी 144। बताओ 24 छिक्का होता है 144, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 6। अच्छा जी, 36 चौके, 4 छिक्की 24, 4 तिया 12, चौके चला जाएगा, और 48 कितना जाएगा, 48, 48 से कितनी बार जा रहा है, तिया 3 बार जा रहा है, 3 बार। ये हो गया सारा। अब देखो ध्यान से, बोला गया कि बी काम पूरा होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। मतलब जो 7 दिन का काम था, 7 चौक 28, 28 काम बढ़ा के चला गया ये, 28 काम करता ना, ये बढ़ा दिया इसने, तो कितना हो गया काम, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7, और 172 काम हो गया। 8 और 4 12, 4 2 6 1 7 1। समझो ध्यान से, जो 7 दिन पहले काम छोड़ करके गया, अगर वो 7 दिनों तक काम करता तो 28 काम करता, लेकिन वो 28 काम करा ही नहीं उसने, तो जो टोटल काम था उसमें बढ़ा दिया मैंने ये। ठीक है, आगे कहा कि ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ जाता है। ए 3 दिन में कितना काम करता, 1 दिन में 6 कर रहा है, 3 दिन में 18 काम करता, ये भी काम बढ़ा के चला गया 18, 8 2 10, 7 1 8 1 9, और एक काम हो गया 190 यूनिट का। कितना काम हो गया जी, 190 यूनिट का। अब इस 190 यूनिट को छोड़ने से पहले तो ये तीनों ही कर रहे थे, छोड़ने से पहले तीनों कर रहे थे। तीनों कितना कर रहे थे, 6 4 10 और 3 13, 13 यूनिट से काम कर रहे थे, भाग दे दो बस। तो आज सवाल में पूछा इस प्रकार काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 13 एकम 13 चलेगी पहले, 6 बचेंगे फिर,
13 सत्ते 91 हो जाएगा, 13 छिक 78, छिक्का भी नहीं चल रही है, पंजे चल जाएगी, 13 पंजे 65, पंजे भी नहीं चल रही है, चौके चल रही है, तो 13 चौके, ये रहा आंसर, ए ऑप्शन आ जाएगा। ये भी चला गया, ये भी खत्म। बोलो भाई, समझ गए ना? देखो अपना अपना तरीका होता है सवाल को करने का, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इस पे आओ सिंप्लीफिकेशन पे, इसको तो इजीली सभी कर लोगे। इसका सभी लोग कमेंट करके बताना, जितने भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता चलेगा कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। इस सवाल का जवाब बताना मुझे क्या रहेगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, सोल्व करना है इसको वीडियो को पॉज करके। ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल पे आओ, और एक सवाल और है बस आखिरी। देखो कैसे करेंगे, ये तो बहुत इजी सवाल है। क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया टेन स्क्वायर प्लस 2, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, ये होता है 1, और 1 + 2 कितना आ जाएगा 3। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये आइडेंटिटीज याद रखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए भी 1 होता है। तीनों आइडेंटिटीज को याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं, लास्ट सवाल है अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सवाल पर। आप इसे कैसे करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ये, देखो ध्यान से। साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में हो जाती है 1802, 4 वर्षों में हो जाती है 1880, तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी, एक साल में कितनी बढ़ी, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ बच गए 7, 78 रुपये बढ़ी है, 78 रुपये। 3 साल में कितनी बढ़ी होगी, जब एक साल में 78 बढ़ रही है, आप कहोगे 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 2 23, 234 रुपये बढ़े होंगे, बढ़ करके हो गए वो 1802।